नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात करें हमारे इस पाठ्यक्रम की, रीट के इस पाठ्यक्रम में जो हमारा विषय है संस्कृत, उसकी बात करें तो हमने जो टॉपिक अब तक पढ़ लिए हैं मैं एक बार उनको रिपीट करता हूं, उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, हमने संस्कृत का कुछ सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने संज्ञा से संबंधित या वर्णमाला से संबंधित या वर्ण परिचय पढ़ा। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था शब्द रूप। शब्द रूप के बाद में हमने कारक प्रकरण, संस्कृत के अनुवादों के साथ ही हमारी अशुद्धियों का संशोधन हो जाता है और कारक के द्वारा। उसके बाद हमने जो एक टॉपिक पढ़ा उसका नाम था वाच्य परिवर्तन, और उसके बाद हमने जो लगातार क्लासें ली है उस क्लास का नाम था संधि क्लास। यूँ समझिए, आज से हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए क्या होगा, एक नया टॉपिक होगा। और उस नए टॉपिक की बात करें, जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह हमारे लिए क्या है, एक नया है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं एक टॉपिक जिसे यूँ समझिए सबसे छोटा है और बहुत सरल है। उस टॉपिक की बात करें तो एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग। देखिए भैया मित्रों, थोड़ा सा समझेंगे तो एक शब्द है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग शब्द की बात करें तो ये जो उपसर्ग है, यहाँ इन उपसर्ग की हम जो बात कर रहे हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं बात बताऊंगा आप लोगों को। पहले सबसे पहले हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं। व्याकरण का काम क्या है, व्युत्पत्ति करना। व्युत्पत्ति का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग करना। यूँ समझिए, उनको देखना कि इस शब्द में कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान दें, यह जो शब्द है उपसर्ग, ठीक है, जिसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है, हमारा जो बिंदु है वह है उपसर्ग है। इसी उपसर्ग की बात करें तो इस उपसर्ग में ही एक उपसर्ग है जिसका नाम है उप उपसर्ग है। उपसर्ग में ही एक उपसर्ग है जिसका नाम क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग है, उप में उप उपसर्ग है, धातु है जिसका नाम है सृज धातु है। धातु कौन सी है, सृज धातु है। और एक प्रत्यय है जिसका नाम है घय प्रत्यय है। देखिए, उपसर्ग जो शब्द है वह उप उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से बना है। देखिए, घय प्रत्यय में घय की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, है की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। अच्छा, जब इनकी इत संज्ञा हो गई, आगे जाकर के हम जैसे पढ़ते हैं प्रत्ययों को घिन्य, तो बताओ क्या करता है, जय का क्या हो जाता है, गय हो जाता है, और हमारा शब्द क्या बनता है उपसर्ग बनता है। देखें, किसी भी शब्द या शब्द के पहले का मतलब पूर्व में, ठीक है, और इसका मतलब होता है पर में। इसका मतलब ये कोई शब्द है, ठीक है, और एक ये शब्द, और शब्द से जो पूर्व में लगता है उसे तो कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और शब्द के जो बाद यानी पर का मतलब होता है बाद में, और जो बाद में लगता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो गहे तो क्या है, प्रत्यय है, और ये उप क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये कोई एक शब्द है, सृज धातु है। धातु कहें, धातु का मतलब होता है क्रिया, और शब्द का मतलब होता है शब्द। तो यहाँ जो शब्द या धातु, कोई भी शब्द या धातु हो, तो यहाँ जो शब्द की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या है, ये सृज धातु है। धातु या शब्द से पूर्व में जो लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है, पर का मतलब होता है बाद में जो लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। जो यह उपसर्ग शब्द है, ये उपसर्ग शब्द उप उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और घय प्रत्यय करने से बनता है। उपसर्ग शब्द का निर्माण किनसे हुआ, उप उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से होता है। किससे होता है, उप उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से किसका निर्माण होता है, उपसर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, चलो हम उपसर्ग की अब चर्चा कर ही लेते हैं। ध्यान दें, जो उपसर्ग हैं, देखो संस्कृत भाषा में बात करें तो इस भाषा में बात करें तो 22 प्रादि होते हैं। प्रादि का मतलब होता है प्र आदि, प्र प्रा। तो जो प्र, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की, और उपसर्ग की हम जब बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान देना कि 22 प्रादि होते हैं ना। कितने होते हैं प्रादि, 22 प्रादि। प्रादि कितने हैं, 22 है। तो प्रादि कितने होते हैं, सबसे पहले सामान्य बात है 22। ठीक है, 22 प्रादियों का
क्रिया के साथ योग होने पर, यूं समझिए ये जो 22 प्रादी हैं, प्रादी का मतलब प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप, ये क्या है 22 प्रादय है। तो ये जो प्रादय है यानी प्रादी जो है 22 प्रादी, जो 22 प्रादीय हैं यानी 22 प्रादियों का, 22 प्रादी जो भी हमारे प्रादीय हैं उन प्रादियों का जब तक किसी क्रिया के साथ योग नहीं होता, क्रिया का मतलब क्या होता है भैया धातु, क्रिया का मतलब क्या होता है धातु, यानी धातु के साथ जब ये आते हैं, इनका जब प्रयोग होता है तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये फिर कहलाता है उपसर्ग। यानी उपसर्ग कब कहलाएगा, जब इनका किसी क्रिया के साथ क्या होगा योग होता। तो यूं समझिए 22 क्या है प्रादी हैं, और प्रादियों के साथ जब क्या आएगी क्रिया आएगी, जब ये क्रिया के साथ जुड़ेंगे तब क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इसका मतलब क्रिया से नहीं जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, इसका मतलब फिर प्रादी कहलाएंगे, और प्रादियों की निपात संज्ञा होकर के सब क्या बन जाएंगे अव्यय बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे अव्यय बन जाएंगे। तो ठीक है एक बात थोड़ा सा लिखना, लिखिए प्र प्रा आदि आदि प्रादियों आदि प्रादियों का क्रिया के प्र प्रा आदि प्रादियों का क्रिया के साथ योग होने पर उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्र प्रा आदि प्रादियों का क्रिया के साथ योग होने पर क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग कब कहलाएंगे, जब क्या होगा क्रिया के साथ योग होगा। अर्थात ध्यान दे दूसरी लाइन में लिखते हैं, जब तक क्रिया से रहित अर्थात क्रिया का योग, जब तक क्रिया का योग नहीं होगा, जब तक क्रिया का क्या नहीं होगा योग नहीं होगा, तब तक ये प्रादय कहलाते हैं, तब तक प्रादय कहलाते हैं। ठीक है, जब तक क्रिया से रहित अर्थात क्रिया का योग नहीं होगा तब तक क्या कहलाते हैं प्रादय कहलाते हैं। और प्रादय, जब ये प्रादय कहलाते हैं यानी इनको क्या कहेंगे हम, क्रिया नहीं आएगी तब तक क्या कहेंगे प्रादि कहेंगे। तो प्रादि कितने हैं 22 हैं, और 22 जब प्रादि हैं, जब इनके साथ उपसर्ग लग जाएगा, कहने का मतलब उपसर्ग बनाने के लिए हमें इनके साथ क्या लगानी पड़ेगी क्रिया लगानी पड़ेगी। जब क्रिया के साथ इनका प्रयोग होगा तो ये सब क्या कहलाएंगे उपसर्ग कहलाएंगे। तो जब तक ये देखो क्रिया से रहित होंगे तो क्या कहलाएंगे ये प्रादि कहलाएंगे। और कहा गया है प्रादय है, क्या लिखा गया है भैया प्रादि या तब तक ये प्रादय कहलाते हैं। और इसके लिए एक सूत्र भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है प्रादय है, सूत्र क्या लिखा गया है भैया प्रादय। ठीक है, तो अब जब ये प्रादि कहलाएंगे तो प्रादि क्या होते हैं कि जब तक क्रिया नहीं आ रही तो प्रादि कहलाएंगे। और प्रादि की क्या होती है प्रादि जो प्रादि हैं प्रादि अब ये जो प्रादि हैं इन प्रादियों की बात करें तो इन प्रादियों की क्या होता है, जब इन प्रादियों की हम जब बात कर रहे हैं तब उपसर्ग जब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ये प्रादि कहलाएंगे तो ये प्रादि क्या हो जाएंगे निपात, है ना। और निपात होकर के क्या हो जाते हैं धातु से रहित। ये 22 जो प्रादि हैं यानी प्रादि मतलब ये प्रादि जो हैं प्रादि धातु से कैसे हैं रहित है। ठीक है, प्रादि तब तक ही रहेंगे। तो प्रादि जो धातु से रहित है ये प्रादि है, प्रादि ये प्रादि कहने का मतलब ये प्रादि ठीक है क्या हो जाएंगे निपात होकर अव्यय बन जाते हैं,
बन जाते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान देना, ये प्रादि निपात होकर अव्यय बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रादि हैं, जब इनके साथ क्रिया नहीं आ रही, यानी कब? जब तक क्रिया का योग नहीं होगा। ये प्रादि है ना, प्रादि कब तक है? अर्थात क्रिया से रहित, अर्थात क्रिया का योग नहीं होगा, तब ये प्रादि कराते हैं और ये प्रादि निपात होकर अव्यय बन जाते हैं। निपात क्या होता है? निपत गए। निपत गए का मतलब होता है जब ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुछ गिराया है और किसी ने कुछ ऐसे, मतलब किसी चीज का मिल जाना, अचानक किसी चीज के बीच में किसी चीज का आ जाना, तो वो सब क्या कहलाता है? निपात। और निपात को कहते हैं अव्यय। निपात होकर क्या बन जाते हैं? अव्यय। देखो नाम से हमें पता लग रहा है अव्यय। अ का मतलब होता है नहीं, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, खर्च नहीं होना। तो यहाँ खर्च का मतलब पैसा तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो शब्द हैं उनमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पद जैसा है शब्द वैसा है, वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे? सदृशम लिखा गया है अव्यय के लिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। कि सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु विभक्तिषु यानी सभी विभक्तियों में विभक्तियां कितनी होती है? 7 विभक्तियां हैं। 7 विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, और तीनों वचनों में, सभी वचनों में, वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु। देखो क्या लिखा गया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, और तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। यानी जिसमें कोई परिवर्तन, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, सालों 7 विभक्तियों में हो, चाहे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, किसी में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो प्रादि के निपात होकर क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। जब इनको हमें क्या बनाना है? इनको हमें उपसर्ग बनाना है। क्या बनाना है? उपसर्ग। तो अब देखो, अब जब हम क्या करेंगे? धातु से, धातु का मतलब धातु, या धातु का मतलब क्या हो गया भैया? क्रिया। क्रिया जब धातु के साथ प्रयुक्त होंगे तब उपसर्ग कहलाएंगे। हमने चर्चा कर ली ना, उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे। जब प्रादि जब धातु के साथ प्रयुक्त होगा, जब धातु के साथ प्रयुक्त होंगे तब क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। तो उपसर्ग संज्ञा के लिए एक सूत्र लिखा गया है, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र। उपसर्ग संज्ञा, अब इनकी क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा होगी। और उपसर्ग संज्ञा के लिए एक सूत्र लिखा गया है, इस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है उपसर्गा क्रिया योगे। देखो सूत्र भी यही कह रहा है ना, क्रिया योगे। देखिए सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र यही कह रहा है उपसर्गा, उपसर्ग प्रादि उपसर्ग कब कहलाएंगे? क्रिया के योग होने पर। क्रिया के योग होने पर उपसर्ग कहलाते हैं प्रादि। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ की बात करें, सूत्र के अर्थ की, जो हमने पहले लिख लिया है, फिर से एक बार देख लो। प्रादियों का क्रिया के साथ योग होने पर उपसर्ग क्रिया योगे। प्रादियों का क्रिया के साथ योग होने पर उपसर्ग कहलाते हैं। अब ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उपसर्ग कब कहलाएंगे? उपसर्ग तब होंगे जब क्रिया का क्या होगा? योग होगा। ठीक है, तो भैया सूत्र कौन सा? उपसर्ग संज्ञा किससे होती है? उपसर्गा क्रिया योगे। एक सूत्र है जिसका नाम है उपसर्गा क्रिया योगे। इससे क्या होती है? उपसर्गों की क्रिया का योग होने पर कौन सी संज्ञा कहलाएगी? उपसर्ग संज्ञा होती है। तब तक ये नहीं कहलाएंगे, क्या उपसर्ग नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? प्रादि कहलाएंगे। ठीक है, इन उपसर्गों की एक गति संज्ञा भी होती है। इन उपसर्गों को एक ध्यान देना, एक सूत्र और है, और एक सूत्र की बात करें तो अन्य एक सूत्र है जिसका नाम है सूत्र का गतिश्च। सूत्र का नाम क्या है भैया? गतिश्च। जब इनको उपसर्ग बना देंगे तो उपसर्ग बनने के बाद, है ना, ये जो उपसर्ग है, उपसर्गों को गति भी कहा जाता है। उपसर्ग बन गए तो उपसर्गों को क्या कहते हैं? उपसर्गों को गति भी कहा जाता है। उपसर्ग को क्या कहा जाता है? गति भी कहा जाता है। ठीक है,
प्रादियों का क्रिया के साथ योग होने पर उपसर्ग कहलाते हैं। और सूत्र है गतिश्च, गतिश्च कहता है उपसर्गों को क्या कहते हैं, गति भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें उनकी, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है हमारी, संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कुल 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, कितने उपसर्ग है भाई, 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए गए कुल उपसर्ग कितने हैं, 22। और उनकी बात करें तो 22 के नाम लिखते हैं। 22 कौन कौन से हैं, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। इति प्रादेय, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रादेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रादेय। देखिए अब हम बात करें, ये हमारी संस्कृत भाषा में जो प्रयुक्त उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 22। कौन कौन से, एक बार बोलेंगे, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, वी, आंग, नी, कौन सा है, वी, आंग, नी। ठीक है, नी रह गया है, कौन सा है, नी, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति और परि और उप। 22 कितने हो गए, 22। इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रादि कहते हैं। जब इनका क्रिया के साथ योग होगा तो क्या बन जाएंगे, ये सब क्या बन जाएंगे, ये सब जो हैं अब क्या बन जाएंगे, उपसर्ग बन जाएंगे। बात समझना, इनका वैसे सामान्यतः मैं बात करूं तो उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का क्या नहीं होता भैया, कोई अर्थ नहीं होता है। किनका अर्थ नहीं होता है, उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर समझना चाहें तो यदि हम बात करें उपसर्गों के अर्थ की, तो वैसे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, जब इनका प्रयोग किसी धातु के साथ होता है तो ये क्या है, उसको अर्थ को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। उपसर्ग का वैसे कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ में इनका प्रयोग होता है तो उस शब्द को क्या कर देते हैं, ये इस शब्द के साथ जुड़ करके जो अन्य अर्थ, यानी अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यानी अलग अलग शब्दों के अलग अलग क्या निकल जाते हैं, अर्थ निकलते हैं। फिर भी हम बात करें इनके सामान्य अर्थ की, तो सामान्य अर्थ होता है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इनका कोई सामान्य अर्थ, ठीक, बात किसकी कर रहे हैं, इनके सामान्य अर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट, और प्रकृष्ट का मतलब अधिक। तो प्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रकृष्ट होता है। प्र का मतलब क्या होता है भैया, प्रकृष्ट होता है। अब देखिए, अब जब यहाँ सामान्य अर्थ की हम बात कर रहे हैं, वैसे प्रकृष्ट कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, क्योंकि जब ये जिसके साथ में आएंगे उसके अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। जिस धातु के साथ या शब्द के साथ इनका जब प्रयोग होगा, धातु के साथ प्रयोग होगा, तो जब इनका प्रयोग होगा तो उसके अनुसार ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हम बात करें इनके उदाहरण की, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे उदाहरण की बात करते हैं।
हरण। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में देखेंगे जैसे प्री से प्रारंभ होने वाला। देखो बात कर रहे हैं किसकी, उदाहरण की, तो प्री से क्या होता है, जैसे प्रणमति, ठीक है। अब बात करें जैसे परा, और परा का मतलब होता है परा का मतलब होता है विशेष। परा का मतलब क्या होता है भैया, विशेष होता है। परा का मतलब क्या होता है, विशेष या विरोध या विपरीत। तो जैसे परा का मतलब यूं समझिए आप, तो विपरीत भी होता है। परा का मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। अप का मतलब होता है न्यून, अल्प या कम, इसको कह सकते हैं हम लोग। अप का मतलब होता है कम। सम का मतलब होता है सुष्टु, और सुष्टु का मतलब होता है अच्छा। सम का मतलब क्या होता है, अच्छा। सम का मतलब क्या होता है, अच्छा। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे या अनुगमन करना। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे या अनुगमन करना। तो अब जैसे इनके शब्दों की बात करें, जैसे परा, तो परा तो जैसे पराजयते, पराजयते। बताओ, आप कई बार परीक्षा में पूछा जाता है पराजयते अत्र क्या है, उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा, ठीक है। जैसे अब शब्दों की बात करें, जैसे अपहरति, संपटति, जैसे अपहरति, अपहरति, बताओ अप है ना, जैसे संहरति, संहरति। जैसे अनुगमनम, अनुगमन का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे चलना। अनुगमनम, अनुगमनम, अनुगमनम। अब हम चलते हैं किधर, देखो जैसे प्र है, तो प्र का सामान्य अर्थ होता है प्रकृष्ट। उदाहरण की बात करें प्रणमति, ठीक है। नम धातु से प्र उपसर्ग गया, शब्द क्या बन गया, प्रणमति। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है पराजयते, पराजयते। जी धातु से जय बनता है। अपहरति, हरति यानी हरता है, और हमने उपसर्ग कौन सा लगा दिया, उसमें अप लगा दिया। समहरति में कौन सा लग गया, सम लग गया। अनुगमनम में कौन सा लग गया, अवगच्छति। अवगच्छति का मतलब होता है, अव का मतलब होता है नीचे, और नीचे की ओर जाता है। नीचे का मतलब, नीचे का मतलब का होता है नीचे, और नीचे यानी निषेध, निषेध। नी का मतलब क्या है, निषेध। निर का मतलब होता है मना करना। नी का मतलब क्या होता है, मना करना। नी का मतलब क्या होता है, मना करना। अब देखो इसका मतलब होता है निषेध, और निर का भी क्या होता है, निष का मतलब निषेध होता है। तो देखिए यहाँ शब्द की बात करें अव, जैसे अव का मतलब यहाँ क्या होगा, अवगच्छति। अव का मतलब क्या हो जाएगा, अवगच्छति, अवगच्छति। क्या बन गया भाई, अवगच्छति। निस, निस, अब निस का मतलब निश्चल। निस का मतलब क्या होता है, निश्चल भी होता है, निर्गच्छति भी होता है, या निस, निर। अब जिसका मतलब यहाँ देखिए निस है, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसमें क्या है, स और निर और निस दो उपसर्ग हो गए, निस और निर। तो यहाँ ध्यान देना कि शब्द की बात करें तो बताओ, शब्द की बात कर रहे हैं किसकी, निस और निर की। तो निस का मतलब निस से, और निर का मतलब निर से। तो जैसे अभी शब्द पढ़ा था हमने, एक उदाहरण, जब भी हमने पढ़ा होगा संधि में एक निश्चर पढ़ा होगा, और निश और निर अपने आप में एक जैसे उपसर्ग है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे सामने कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ कौन सा जैसे कौन सा होगा। तो निश का मतलब भी क्या होता है, निषेध होता है, और निर का मतलब भी क्या होता है, निषेध या मना करना होता है। निषेध, निर का मतलब यानी मना करना, ठीक है। जैसे दुष् का मतलब होता है बुरा, और दुर का मतलब भी क्या होता है, बुरा। तो दुष्कर, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, दुर यानी बुरा, यानी दुष्कर कठिन यानी बुरा कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं दुर का मतलब बुरा या कठिन, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी बात करें निश, तो जिसका मतलब यहाँ ऐसा कोई शब्द है जिसमें हमें क्या दिखाई देगा, नीस या निर दिखाई देगा, क्योंकि स का र हो जाता है, रे का स भी होता है ना। तो देखो जैसे शब्द लिख दिया निश्चल, निश्चल, ठीक है। जैसे इधर क्या करेंगे, निर्गच्छति, निर्गच्छति, ठीक है। जैसे अब यह देखिए दुराचरण या दुराचरति, है ना, दुष्चरति। दू यानी दू यानी होता है बुरा, और दुराचरति यहाँ तो देखो रह है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा, दुराचरति, दुराचरति, दुराचरति शब्द क्या बन जाएगा, दुस और दुर उपसर्ग जो हमारे हैं उनकी बात करें, दुस और ये क्या है दुर, तो बताओ क्या बनेगा, दुस। एक मिनट थोड़ा रिपीट करता हूँ, यहाँ देखेंगे एक बार, देखो शब्द क्या है दू, और दू में क्या होगा, दुष्कर या बुरा। तो बताओ क्या बनेगा, दुस,
दुराचरति शब्द क्या लिखेंगे? दुराचरति। जैसे दुष्चरितम, दुस शब्द ये आ रहे हैं दुस। अब यहां शब्द को लिखते हैं दुस, क्या बनेगा? दुष्चरितम, चरितम। बताओ स है तो इसका स का हम क्या कर देते हैं? स कर देते हैं। अब यहाँ देखिए वी का मतलब होता है विशिष्ट। वी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट होता है। वी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट होता है। वी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट होता है। जैसे वी का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट। ध्यान देना, एक होता है आंग और एक होता है आ। बताओ आ का मतलब होता है सीमा तक, पर्यंत होता है। आ का मतलब होता है पर्याप्त या सीमा, कोई किसी काम की सीमा, ठीक है। नी का मतलब भी क्या होता है? निषेध या नीचे होता है। नी का मतलब भी क्या होता है? निषेध। नी का मतलब क्या हुआ? निषेध। अधिक का मतलब होता है अधिक, और अधिक का मतलब होता है किसी चीज का ऊपरी भाव, प्रधानता यानी अधिकता देना, तो इसको कह सकते हैं हम उप का मतलब, अधिक का मतलब अधिकता। अधिक का मतलब जैसे ऊपरी भाव। इसको संस्कृत भाषा में बात करें तो अ का अधिक का मतलब हुआ अत्यधिक। तो जैसे प्रधानता, किसी काम को अधिकता देना यानी प्रधानता देना, प्रधानता। वैसे कोई अर्थ नहीं होता है इनका, क्योंकि अनेक अर्थ निकलते हैं। सामान्य कोई अर्थ, हाँ, शब्द के साथ जब ये मिलेंगे या किसी धातु के साथ मिलेंगे तो इनका स्पष्ट अर्थ आ जाता है। जैसे बात करें, जैसे अपी का मतलब होता है छिपना। अपी का मतलब क्या होता है? छिपना। अति का मतलब होता है अत्यधिक। अति का मतलब होता है अतिशय या बहुत उत्कृष्ट। इसका मतलब हो गया अतिशय। अतिशय यानी बड़ा। सु का मतलब होता है सुष्टु। सु का मतलब होता है सुष्टु यानी बहुत अच्छा या उचित। सु का मतलब होता है उचित, उचित यानी सुष्टु। उद का मतलब होता है उद का मतलब होता है ऊंचा। उद का मतलब क्या होता है? ऊंचा, और ऊंचा या ऊपर। उद का मतलब क्या होता है? ऊपर। अभी का मतलब की बात करें तो अभी का मतलब होता है समीप। अभी का मतलब होता है समीप, समीप। और परिति का मतलब होता है प्रति यानी बदले में। प्रति का मतलब होता है बदले में, जिसे हम कह सकते हैं विपरीत। क्या होता है भैया? विपरीत होता है। जैसे परी का मतलब आस पास में है, तो परी का मतलब इसको कह सकते हैं नजदीक। नजदीक होता है ना जो। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप, समीप। अब उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? उपसर्ग यानी समीप आकर के बैठ जाता है, यानी समीप आकर के बैठ जाता है, ठीक है। अब बात करें वी की, जैसे विजयते, विजयते या विजयते। बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है? विजयते। आहरति, आहरति, ठीक है ना। जैसे अब जैसे बात करें नी की, निषेधयति, 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 निषेधयति। बताओ अधि का मतलब जैसे अध्यादेश, क्या बन गया? अध्यादेश। हम सब हिंदी की बात करें या किसी की, अध्यादेश। बताओ क्या है? अप्युदय, अप्युदय शब्द क्या बन गया? अप्युदय, ठीक है ना, होता है ना ऐसा। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। बताओ सुगमनम, सुगमनम, सुगमनम। यहाँ देखिए, अब जैसे बात करें उद से, उद का मतलब उद से यानी उ का मतलब उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। उद का मतलब होता है, उद का मतलब यहाँ होगा उत्तिष्ठति। सुशोभते भी होता है उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। अभी तो अभी जयते, अभिमान। जो भी हमारे शब्द आते हैं, अभी गच्छति, है ना, क्या बन जाएगा? अभी गच्छति, अभी गच्छति। जैसे प्रति का मतलब होता है प्रत्यादेश। जैसे जैसे मान लो प्रतिभासते, प्रत्यवादने, तो प्रतिभासते। बात करें किसकी? प्रतिभासते। जैसे बात करें परी, तो परी का मतलब होता है चारों ओर, और परी का मतलब होता है परिचरति। परिचरति यानी परिचरण करता है, परिचरति। और इसका मतलब हो गया उपगच्छति, उपगच्छति। ये देखिए, अभी यहां पर हमने ऊपर कुछ शब्द लिखे थे और इनकी हम बात करें, जैसे
अप्युदय लिखा, ये एक शब्द के साथ लग रहा है, यहाँ पे शब्द के साथ लग रहा है, यहाँ दोनों में हमने अधि आदि, हाँ तीनों में लिखा है ना। जैसे यहाँ आप धातु की बात करें, जैसे अधिगच्छति, अपिददाति, निषेधयति, तो अधिगच्छति, अधिगच्छति। यहाँ धातु की बात करेंगे तो क्या बनेगा, अधि के साथ, मतलब क्या बनेगा, जैसे इसके साथ में एक और लिख देते हैं, अधिगच्छति, अधिगच्छति से अपि, जैसे अति, अब देखो अपि की, अपि ददाति, अपि ददाति, अपि ददाति, ठीक है। जैसे बात करें किसकी, अति, तो अति की बात करें जैसे अति सेते, अति सेते, अति सेते। तो धातु हो या शब्द हो, ठीक है, कुछ भी हो, हमें तो इतना सा ध्यान रखना है। एक बार से मैं रिपीट करता हूं वापस, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। इनके सामान्य, वैसे सामान्य इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब धातु के साथ इनका प्रयोग होता है तो इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अर्थ क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। जैसे बात करें प्र, एक प्र उपसर्ग है जिसकी बात करें प्र, और प्र का वैसे अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने लिखा है प्र का मतलब प्रकृष्ट होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रणमति में कौन सा उपसर्ग है, प्र है। जैसे पराजयते में कौन सा उपसर्ग है, प्रा, और प्रा का मतलब होता है विपरीत। अप का मतलब होता है कम, अब उदाहरण की बात करें तो अपहरति। सम का मतलब होता है अच्छा, उदाहरण की बात करें तो क्या बनेगा, संहरति। अनु का मतलब होता है पीछे, तो इसका मतलब यहाँ उदाहरण की बात करेंगे तो क्या बनेगा, अनुगमनम। अव का मतलब होता है नीचे, तो नीचे, अव का मतलब क्या होता है नीचे, तो क्या बनेगा, अवगच्छति। जैसे निषेधयति, या निष का मतलब निषेधयति, निषेधयति या निश्चल है। निर का मतलब होता है मना करना, और निर्गच्छति। दुष् का मतलब होता है दुष्कर या कठिन, तो दुश्चरितम। दूर का मतलब होता है बुरा, तो दुराचरति। वी का मतलब होता है विशिष्ट या विजयते। आंग का मतलब होता है आ, तक, सीमा तक, तो आहयति। नी का मतलब होता है निषेध, और निष का मतलब क्या होता है, निषेधयति। अधिक का मतलब होता है प्रधानता, प्रधान, अधिक का मतलब अधिक, अत्यधिक या प्रधानता, तो अधिगच्छति या अध्यादेश, ठीक है। अपि का मतलब होता है छिपना या छिपाना, अप्युदय, अपिददाति। अति का मतलब होता है अतिशय, महाशय, महाबली जो होता है ना, वो अतिशय, अत्यधिक शरीर वाला, अत्यधिक, अतिशेते। सु का मतलब होता है सुष्टु, उचित, तो सुगमनम। उद का मतलब होता है ऊपर, क्या बनेगा, उत्तिष्ठति। अभि का मतलब होता है समीप, तो क्या बनेगा, अभिगच्छति। प्रति का मतलब होता है विपरीत, और तो क्या बनेगा, प्रतिभासते। परि का मतलब होता है नजदीक, परिचरति, आसपास में घूमने वाला। उप का मतलब होता है समीप, और उपगच्छति, उपगच्छति। तो यूं समझिए हमारे 22, ये क्या है, 22 क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए सामान्यतः उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का सामान्यतः कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी धातु के साथ आते हैं, कि धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं, जब किसी धातु के साथ क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो अर्थ को, जब धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अर्थ को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं, अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। मित्रों ध्यान दे, लिखा है कि सामान्यतः उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है। सामान्यतः उपसर्गों का क्या नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये इनका किसी धातु के साथ ये प्रयुक्त होते हैं तो इनकी इतनी क्षमताएं हैं कि उस अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं।
या यूँ समझिए कि जो अर्थ होता है उसको क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, स्पष्ट कर देते हैं। किसी कारिका में, एक कारिका में कहा गया है, 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 क्या कहा गया है कि उपसर्गेण धात्वर तो बलादन्यत्र नीयते प्रिहार आहार संहार विहार परिहारवत्। देखो क्या लिखा गया है कि उपसर्गेण धात्वर तो बलादन्यत्र नीयते प्रिहार आहार संहार विहार परिहारवत्, कि उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कारिका में क्या कहा गया है, किसी कारिका में कहा गया है कि उपसर्गेण धात्वर तो, उपसर्गों जब धातु के साथ क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, धात्वर तो बलादन्यत्र नीयते, तो बलपूर्वक उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। वैसे कोई इनका अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी कारिका में कहा गया है कि जब इनका प्रयोग क्या होता है, किसी धातु के साथ होता है, तो बलपूर्वक उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। जैसे लिखा गया है, उदाहरण की बात करें, कहा गया कारिका में, क्या कहा गया है, कारिका क्या है, कारिका है उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। क्या क्या लिखा गया है, प्रहार आहार संहार, प्रहार आहार संहार विहार है। क्या लिखा है, प्रहार संहार विहार परिहारवत्, देखो क्या लिखा गया है सूत्र में। देखो इसमें देखेंगे कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, उपसर्ग जब धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं तो बलपूर्वक उसको अर्थ को क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। बलादन्यत्र यानी बलपूर्वक उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, एक उपसर्ग है जिसका नाम है प्री, और एक धातु है जिसका नाम है री धातु है, और री का मतलब होता है हरण करना, ही का मतलब क्या होता है, हरण करना। और अब देखो, इस री धातु से घय प्रत्यय होता है तो हार बन जाता है, ठीक है। जैसे प्री उपसर्ग पूर्वक री धातु है, और एक शब्द की बात करूं तो इस शब्द से क्या बनता है, शब्द बनता है प्रिहार, ठीक है। प्री प्लस री धातु की बात कर रहे हैं। धातु की बात करें तो यहाँ धातु है कौन सी, री धातु, प्रत्यय कौन सा है, घय, और इससे जो बनता है वो क्या होता है भैया, प्रिहार बनता है। इससे क्या बनता है, हार तो आप जानते होंगे ना, और महिलाएं तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो हार होता है गले का क्या होता है, आभूषण होता है। हार का मतलब तो आप सबको पता है, हार का मतलब क्या है, गले का आभूषण। देखिए, अब मैं ये कहूँ प्र का कोई मतलब नहीं होता, हमने यही कहा कि सामान्य तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब धातु के साथ में आएगा, धातु कौन सी है, री धातु है, और हिर धातु का मतलब है के साथ री के मतलब री धातु है, तो री धातु में बताओ, री का मतलब तो हरण करने के अर्थ में होता है। वैसे तो धातु का अर्थ की बात करें, धातु कौन सी है, री धातु घय प्रत्यय से बनता है, धातु कौन सी है, प्री, और हार एक हमारा एक शब्द है, इसके हमने एक उपसर्ग लगाया जिसका नाम था प्रिहार। देखो शब्द कौन सा है, प्री धन री से बन गया प्रिहार, बताओ आ है, और एक शब्द लिख गया आ प्लस री से क्या बन गया, आहार, ठीक है। यहां देखिए आहार, उसके देखो आगे क्या लिखा है, संहार, शब्द क्या है भैया, संहार, ठीक है। संहार के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विहार, क्या लिखा है, विहार। अब बताओ उसके आगे क्या लिखा है, परिहार, क्या लिखा है, परिहार। एक शब्द की बात कर रहे हैं, री धातु से, री का मतलब हार है, हार का मतलब होता है हार, गले का हार होता है। शब्द कौन सा है, हार। देखिए आप लोग समझने का प्रयास करिए, एक शब्द है हार, और हार का मतलब गले का आभूषण। यदि हम इससे पहले उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा, प्री उपसर्ग लगाते हैं, तो बताओ इस प्री का मतलब प्रिहार, और इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया, प्रे है, इसमें कौन सा हो गया, आ, इसमें हो गया सम, इसमें हो गया वी, और इसमें कौन सा हो गया, इसमें परी।
तो यहाँ जो उपसर्ग लग रहे हैं तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने ये कहा हा कारिका में कि उपसर्गों का वैसे कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब धातु के साथ इनका प्रयोग होता है तो बलपूर्वक अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो अब देखेंगे, देखो प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है, मारना या चोट पहुंचाना। प्रहार का मतलब क्या होता है भैया, मारना या चोट पहुंचाना, होता है कि नहीं होता है। तो प्रहार का मतलब मैं ये कहूं क्या, मारना। प्रहार का मतलब क्या होता है भाई, मारना या आघात, घात करना, घात समझ गए ना। बताओ आहार, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन करना। आहार का मतलब भोजन खाना या भोजन करना, होता है कि नहीं होता है, चेंज हुआ कि नहीं। प्रहार है, आहार है, संहार है, विहार है। और संहार, संहार का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, संहार का मतलब होता है नाश करना, नष्ट करना। संहार करते हैं, संहार का मतलब क्या होता है, नाश करना, नाश करना। ठीक है, बताओ विहार, विहार का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, इसे हम कहें घूमना। ठीक है, और परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, परिहार की बात करें तो बताओ परिहार का मतलब क्या हुआ, परिहार का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना या विचरण करना। परिहार का मतलब क्या होता है, विचरण करना, विचरण करना। बताइए शब्द तो एक ही था ना, हार, शब्द कौन सा था, हार था। शब्द कौन सा था, हार। एक शब्द पढ़ा है हमने, हार, और उससे पहले अलग अलग हमने किसका प्रयोग किया है, उपसर्गों का। जैसे यहाँ हार में प्री है, आ में हा है, हार में आ है, हार में संग है, हार में वी है, हार में परी है। लेकिन देखो बलपूर्वक आप देखेंगे तो इनका अर्थ परिवर्तित हुआ दिखाई दे रहा होगा। परिहार का मतलब होता है मारना या चोट पहुंचाना या आघात करना। ठीक है, जैसे अगर देखो यहाँ इसका मतलब ये हुआ। दूसरे शब्द की बात करें, दूसरा शब्द हमारे सामने आहार। आहार का मतलब क्या होता है भैया, भोजन करना। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन करना। ठीक है, संहार, संहार का मतलब क्या होता है, नाश करना। विहार, विहार का मतलब भ्रमण करना या घूमना। और परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, विचरण करना। परिहार का मतलब क्या होता है, विचरण करना। तो यहाँ एक शब्द के देखिए कितने अर्थ निकल गए। क्यों, क्योंकि जब इतनी हमने कहा कि बलपूर्वक इनमें इतनी क्षमताएं होती है कि इसको अर्थ को क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। मित्रों ध्यान देना, वैसे सामान्यतः हमारी जो उपसर्ग की जो बात होती है यहीं तक की बात होती है, लेकिन जब हमारी परीक्षा की जब बात आती है तो परीक्षा के अंदर यहाँ से कैसे प्रश्न आता है, हमारे मन में यह दुविधा चलती है कि कैसे प्रश्न आएगा, कैसे इस प्रश्न को हम स्पष्ट कर पाएंगे, कैसे इसका हम निवारण कर पाएंगे, कैसे इसको हल कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे धातु हो, मान लो कोई भी धातु हो, जैसे बात करें, जैसे एक धातु है जिसका नाम है, अभी हम जिस धातु को पढ़ रहे थे, जैसे मान लो री धातु ही है, और री का मतलब होता है हरण। री का मतलब क्या होता है, हरण। री का मतलब क्या होता है, हरण, हरण होता है ना। तो री एक धातु है, एक धातु है, ठीक है, और इसी धातु को हम पढ़ते हैं, मान लो परीक्षा में मान लो इसको पूछ लिया जाता है कई बार। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ठीक है, अब इसी धातु की बात करें जैसे, तो अब आप लोग ये मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमें क्या होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे इसके पहले लगा दिया मान लो री धातु, और री का मतलब होता है हार। धातु की बात करें, हर री धातु है, और री धातु से हमारा जो शब्द बनता है, जैसे परी, जैसे उपसर्ग लगाएंगे मान लो परी प्लस री, तो क्या बन जाएगा, और घय प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय की बात तो अभी कर ही नहीं रहे ना हम लोग। तो यहाँ देखो एक बार, एक शब्द है प्री धन री, बताओ प्लस घय। ठीक है, अब बताओ शब्द क्या बन गया, परिहार। शब्द क्या बन गया, परिहार। बताइए, अब यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है परिहार, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हमें सामान्य दिखाई दे रहा है परी में कौन सा है, हार में परी उपसर्ग है, कौन सा है, परी। अब जैसे एक शब्द और गया परिहरति। ठीक है, जैसे शब्द की बात करें तो जैसे एक उपसर्ग लगाते हैं हम, देखो या तो परी हो गया से अनु प्लस री, बताओ क्या बनेगा, अनुहरति। अनुहरति क्या बनेगा, अनुहरति। जैसे वी, ठीक है, एक लगाया हमने वी और एक लगा दिया मान लो अव, वी अव प्लस री धातु, बताओ क्या बनेगा, शब्द बनेगा व्यवहरति। व्यवहरति,
हरति। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है कई बार कि इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो बताओ, देखो वी, जहां पर भी यण संधि का कार्य होता है वहां थोड़ा गहराई से देखने की बात आवश्यकता होती है कि कुछ शब्दों में ऐसे लगता है कई बार कि यहाँ कितने उपसर्ग हो रहे हैं। देखो शब्द क्या है? विभवहरति। व्यवहरति में देखो वी उपसर्ग है और एक कौन सा है? वी। के स्थान भी यह कर दिया वी, तो वी अवहरति, तो व्यवहरति। तो कितने कितने उपसर्ग हो गए? वी और उपसर्ग। कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग है भैया? 2 उपसर्ग है। जैसे शब्द लिखा है, जैसे मान लो उप सम, और धातु कौन सी है? री धातु। वही घय प्रत्यय से घय बन जाएगा, हार बन जाएगा, है ना। री धातु की बात ही कर रहे हैं हम तो अभी, है ना। री धातु का मतलब हरण का अर्थ में होती है। और जैसे हार पड़ा था तो घय लगा दिया था हमने। अब यहाँ जैसे मान लो प्री हरत, प्री धन री है, यहाँ देखो मान लो प्री प्लस री, बताओ क्या बनता है? परिहरति। जैसे मान लो उपसंहर री, बताओ क्या बनेगा? उपसंहरति। उपसंहरति बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसमें कितने उपसर्ग हैं। इस शब्द में आप देखेंगे तो कितने उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं? 2। कौन कौन से हैं? उप और सम। कौन कौन से उपसर्ग है भैया? उप और सम। ठीक है, हम आगे चलते हैं, कुछ धातु को चेंज करते हैं। जैसे मान लो एक धातु है, क्री धातु है। धातु कौन सी है? मान लो क्री। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी धातु की? क्री धातु की। धातु की बात करें, धातु कौन सी है? क्री। जैसे शब्द लिखा है अनु प्लस क्री, तो बताओ क्या बनेगा? जैसे अब क्री धातु से बनता है करोति, तो क्या बन गया? अनु करोति। अनुकरण करता है। अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां आपसे अर्थ नहीं पूछने वाला है परीक्षा में। बताइए, अनुकरोति इत्यत्र क्या है? उपसर्ग अस्ति। तो इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताओ कौन सा है? अनु। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। जैसे हम बात करें अनु की, अब जैसे जैसे मान लो कोई भी हो, जैसे उप धन क्री धातु, क्या बनेगा? उपकरोति। उपकरोति, उपकार करता है। ठीक है। जैसे सम प्लस करोति, सम प्लस क्री धातु है, तो क्या बनेगा? सम प्लस क्री से क्या बनता है? संस्कृति। या जैसे हमारा शब्द है संस्कृत शब्द है, जैसे संस्कृत शब्द की भी बात करें तो संस्कृतन संस्कृति, इसका क्या बन गया? संस्कृति। संस्कृति। जैसे संस्कृ, बताओ क्या बनता है? संस्कृत, संस्कृतम बनता है ना। सम से कृत प्रत्यय से क्या बनता है? संस्कृत बनता है। जैसे एक शब्द है निर, उपसर्ग है आ का मतलब आंग, और कौन सा लगा दिया? क्री, निर आक्री। बताओ कितने उपसर्ग हो गए? 2। कितने हो गए? 2। कौन कौन से हैं? निर और आंग। देखो आपको पहले भी मैंने बताया था, जब हमारे सामने परीक्षा के अंदर मूल उपसर्ग के रूप में आ होता है, क्या हो? आ हो, तो हमें वरीयता किसको देना है? आ। और यदि ऑप्शन में आ नहीं है तो फिर किसको देना है? आ को। यदि दोनों एक साथ आते हैं आ प्लस आंग, तो भी वरीयता किसको देनी है? फिर भी हमें आंग को ही देनी है, क्योंकि मूल उपसर्ग कौन सा है? आंग है। जबकि आंग की संज्ञा होने के बाद क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। ठीक है। बताओ निर आंग क्रियति, तो बताओ क्या बन जाएगा? निराकरोति। निराकरण करता है, निराकरोति। निराकरोति क्या बन गया भाई शब्द? निराकरोति। तो ध्यान दे कि जो हमारी परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे लिए वैसे ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं और ज़्यादा इसमें आवश्यकता इतनी महसूस कई बार से लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे प्रश्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम धातु की बात करें, धा धातु एक धातु है, कौन सी? धा धातु। धातु कौन सी है भैया? धा। जैसे अब धातु की बात करें धा, और धातु की बात करें जैसे अब कोई भी धातु हो, उस धातु से पहले जो उपसर्ग लग रहा है, कई बार शब्दों के पहले भी उपसर्ग लगता है। तो हम जैसे बात करें, जैसे धातु कौन सी है? धा। और धा धातु की बात करें विद वी, जैसे वी जैसे धातु है मानो वी, और धातु कौन सी है? धा। बताओ धातु से क्या बन जाएगा? वी द धाति। वी द धाति। धा धातु रूप चलता है ना, बताओ क्या बनेगा?
विदधाति, विदधाति। बताओ क्या बन गया, विदधाति। जैसे अब जैसे एक शब्द है अनुसंधा, बताओ कितने हो गए, 2 उपसर्ग हो गए। कितने उपसर्ग हो गए, 2। कौन कौन से हो गए, अनु व सम, अनु व सम। तो बताओ क्या बनेगा, सम तो अनुसंधाति। बताओ क्या बन जाएगा, संद, बताओ अनुसंदधाति, बताओ संदधाति, अनुसंधाति, है ना, अनुसंधाति। बताओ कितने उपसर्ग हो गए, 2। अनु व सम, कितने, इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं, 2 हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे ऐसे शब्द जब हमारे सामने आते हैं तो हमें ये देखना है, धातु है धा धातु है, ददाति रूप चलता है, और बताओ उपसर्ग कितने, अनु और सम। तो न सन नहीं होता है, उपसर्ग कौन सा, कंफ्यूज करने के लिए कई बार परीक्षा में दे दिया जाता है, अनु सन सम। तो सम को यहाँ हमारा मूल उपसर्ग कितना है, सम है। ये 22 हमारे जो उपसर्ग हैं उनके अलावा चाहे कोई सा है, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। चाहे शब्द में कैसा ही लगे, तो मूल उपसर्ग तो बोलता है अनु और सम ही है ना, तो अनु और सम से क्या बनता है, अनुसंधाति। धातु है, जैसे मान लो गम धातु है, धातु कौन सी है भैया, गम। जैसे गम धातु के मान लो साथ कोई प्रश्न आता है, जैसे आ प्लस गम, धातु कौन सी है, गम, और गम का मतलब होता है जाना। तो हम लोग इसका रूप है ना कैसे चलता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और भविष्य यानी यूं कहें दृढ़ लगान में गमिष्यति, ऐसे रूप चलता है ना। तो बताओ अनु आगम, तो बताओ आगम, गम का मतलब होता है आना, तो बताओ क्या बन जाएगा, आगच्छति, आगच्छति। गच्छ का मतलब होता है जाना, और आगच्छति का मतलब होता है आना। जैसे अनु प्लस गम क्या बनेगा, अनुगच्छति, अनुगच्छति, अनुगच्छति। जैसे हमने पढ़ा, जैसे निर्धन गच्छति, तो निर्धन गच्छति का होता है निर्गच्छति। जैसे प्रत्यागच्छति, प्रति प्लस आम प्लस गम, महत्वपूर्ण है। कितने उपसर्ग हैं, 2। कौन कौन से, प्रति है और आंग है। प्रति और आंग से क्या बनता है, प्रत्यांग। तो बताओ क्या बनेगा, प्रति आगच्छति, तो क्या बनाएंगे, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति। क्या बनेगा, प्रत्यागच्छति, क्या बनेगा, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति। बताओ क्या बनेगा, प्रत्यागच्छति। अब हम बात करें जैसे दिस धातु की, धातु कौन सी है, दिस, ठीक है। जैसे उप प्लस दिस, ठीक है, धातु कौन सी है, उप प्लस दिस। बताओ क्या बनेगा, उपदिशति, उपदिशति, उपदिशति यानी उपदेश देता है। धातु कौन सी है, दिस धातु है। उप उपसर्ग है, धातु कौन सी है, उप, और दिस धातु से क्या बनता है, उपदेश देता है, आदेश देता है, अतिदेश देता है। जैसे धातु की बात करें, वी अप दिस, जैसे धातु बात करें, वी अप धन दिस, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई बार परीक्षा में 2-2 वाले जो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे धातु वाले शब्द पूछे जाते हैं जिनके अंदर 2 उपसर्ग दिखाई देते हैं। बताओ वी और उप, तो बताओ वी और उप से क्या बन गया, व्यप, वी प्लस उप से क्या बन गया, व्यप, और दिस धातु से क्या बन गया, व्यपदिशति। क्या बनता है भैया, व्यपदिशति। वी धन अप, अप का मतलब होता है अप, तो वी धन अप, अप का मतलब व्यपदिशति। तो यहाँ देखिए वी धन उप शब्द क्या बन गया, व्यपदिशति। वी अप दिस, वी अप दिस, व्यपदिशति यानी व्यपदेश देना है, यानी पढ़ाना है या बहाना है, तो व्यपदिशति। बताओ शब्द क्या बन गया, वी धन उपदिशति से क्या बनता है, व्यपदिशति। जैसे अब मैं बात करूं, कुछ धातु ऐसी है जैसे वृत्त धातु है। धातु की बात करें कौन सी है, वृत्त धातु। जैसे प्री धन वृत्त, बताओ क्या बनता है, प्रवर्तते, प्रवर्तते, क्या बन गया, प्रिवर्तते। प्री धन वर्तते से क्या बनता है, प्रिवर्तते। प्री धन वर्तते से क्या बनता है, प्रिवर्तते। जैसे अभी धन नी प्लस पृथ,
बताओ क्या बनेगा, अभिनी वर्तते। यहाँ देखिए आपको कितने दिखाई दे रहे हैं उपसर्ग, यहाँ दो। कौन कौन से, अभी और नी। तो अभी और नी उपसर्ग है। तो यहाँ ऐसी हमारी बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। तो ऐसी धातुओं की बात करें तो जैसे हमने अभी चर्चा करी, जैसे अभी इससे पहले जो भी पढ़ा है एक बार उसको मैं रिपीट करता हूं। देखिए हम कुछ उदाहरणों की बात कर रहे थे, जैसे री धातु, और री का मतलब होता है हार होता है, वैसे हरण करना होता है। और हम धातु की रूप की बात करें तो जैसे मान लो एक शब्द पढ़ा है मैंने, शब्द की परिहार किया, तो री धातु से गए प्रत्यय से बनना था, परिहार बनता है। लेकिन यदि हम कहते हैं इसके साथ धातु के रूप पढ़ेंगे, धातु के लिए पढ़ेंगे तो परिधन री से क्या बनता है, परिहरती बनता है। अनुधन री से क्या बनता है, अनुहरती बनता है। व्यवहरती मतलब विधन अवधन री से क्या बनता है, व्यवहरती। विधन अवधन री से क्या बनता है, व्यवहरती। जैसे उपसमरी तो क्या बनता है, उपसंहरती। जैसे कृ धातु से बनने वाले शब्दों की बात करें, अनुधन कृ से क्या बनता है, अनुकरोति। जैसे उप कृ धातु से क्या बनता है, उपकरोति। समधन कृ से क्या बनता है, संस्कृति। समधन कृ से संस्कृतम बनता है। जैसे निर्धन आंग प्लस कृ से क्या बनता है, निराकरोति। धातु देख रहे हैं, इनमें कृ धातु और दो उपसर्ग आ रहे हैं। धा धातु जैसे वी और धा से विदधाति, जैसे अनुसंधातु अनुसंधाति। जैसे गम से आगमच्छति, अनुगच्छति, प्रत्यागच्छति। जैसे उपदिशति, व्यपदिशति। ऐसे हम लोग शब्दों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे वृत्त से पढ़ा हमने, प्रवृत्तते, जैसे अभिनिवर्तते, है ना। अब मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे कई बार परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है या कितने उपसर्ग हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, ठीक है, उस प्रश्न की बात करिए। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया प्रश्न, ठीक है। जैसे शब्द लिखा है समावर्तते अत्र इत्यत्र उपसर्ग है, उपसर्गाः या उपसर्गा जो भी हैं, उपसर्गाः अस्ति, उपसर्गास्तः, उपसर्गाः सन्ति। जैसे आ गया परीक्षा में एक, जैसे ऑप्शन में आ गया, मान लो ऑप्शन ऐसे नहीं आ रहा और ऑप्शन आ गया, ठीक है। जैसे ऑप्शन में आ गया सम, 2 नंबर पे आ गया आपके सामने आ, 3 पे आ गया सम आंग, और 4 पे आ गया सम प्लस नी। बताइए कि समावर्तते इत्यत्र उपसर्गः, समावर्तते इत्यत्र उपसर्गाः सन्ति, इसमें उपसर्ग हैं या उपसर्ग अस्ति। समावर्तते इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो हमें जब पता होगा कि देखो सम आवर्तते, बोलने में पता लग रहा है ना, सम आवर्तते, तो सम उपसर्ग तो है ही, आ भी है, लेकिन यहाँ दोनों को एक साथ दे दिया, यहाँ सम प्लस नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन में ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि सम भी है, दोनों होने चाहिए ना, आ नहीं होगा। बताओ उपसर्ग कौन सा है, सम भी है, आ भी है, तो आ का मतलब आंग, तो आंसर क्या होगा इसका, समावर्तते। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार शब्दों के प्रश्न भी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक शब्द है व्याकरणम, शब्द है व्याकरणम। बताइए इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो हमारे सीधे सीधे ध्यान रखना है। ऐसे व्याकरणम इत्यत्र कति उपसर्गाः, तो कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग है। बताओ कौन कौन से उपसर्ग हैं, एक तो कौन सा है, वी उपसर्ग है, एक कौन सा है, आंग उपसर्ग है। और धातु की बात करें तो कृ धातु से जुट प्रत्यय करने से क्या बनता है, व्याकरणम शब्द बनता है। शब्द बताओ कितने उपसर्ग है, इसमें 2 उपसर्ग है। कौन कौन से हैं, वी प्लस आंग, और धातु कौन सी है, कृ, ठीक है। ऐसे हम जैसे बात करें, जैसे अन्य कोई बात करें, जैसे अभ्युदय, अभी एक शब्द लिखा था हमने अभ्युदय। बताओ कितने उपसर्ग है, इसमें कितने उपसर्ग है, कितने उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है। बताओ कौन कौन से हैं, बताओ शब्द की बात करें तो एक तो हमारा उपसर्ग है कौन सा, अभी। बताओ आगे कौन सा है, उद, तो उद उपसर्ग भी है ना, उद, ठीक है। तो कितने उपसर्ग हो गए, 2 उपसर्ग हो गए।
तो जो शब्द के पहले या धातु के पहले जो लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्गों की सबसे पहले जब तक क्रिया का योग नहीं होता तो प्रादि कहलाते हैं, जब क्रिया का योग होगा तो सब उपसर्ग कहलाएंगे। उपसर्गों की एक संज्ञा होती है, इसका गति संज्ञा होती है। उन संज्ञा की बात करें तो 22 प्रादि होते हैं यानी उपसर्ग होते हैं और इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब शब्द के साथ इनका प्रयोग होता है या धातु के साथ इनका प्रयुक्त होते हैं तो बलपूर्वक अर्थ को क्या करते हैं यानी परिवर्तित कर देते हैं और इनका स्पष्ट अर्थ निकल के सामने आ जाता है। और बात करें तो शब्द के आगे लगने वाले या धातु से पहले लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, इसके साथ हम यहाँ जो उपसर्ग की चर्चा है वह पूर्ण होती है। इससे आगे की कक्षा में हम आगे जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।